बच्चों एक और क्लासिफिकेशन यहाँ पे हम वेव्स का देखते हैं। कौन सा? प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव। ठीक है, देखिए व्हेन द एनर्जी इन द वेव इज मूविंग फॉरवर्ड, जब एक जगह से एनर्जी वेव की दूसरी जगह तक ट्रैवल होती है, प्रोपगेट करती है, तो उसे प्रोपगेटिंग या प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। बट अगर एनर्जी वहां पर एक ही जगह पर फिक्स्ड रहेगी, किसी बाउंड्री के अंदर फिक्स्ड रहेगी, तब उस तरह के वेव को हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी वेव। ठीक है, मैंने क्या समझाया? व्हेन द एनर्जी इज प्रोपगेटिंग, इसमें क्या होता है बेटा? एनर्जी इज प्रोपगेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। इस तरह की वेव को हम किस नाम से जानते हैं? प्रोपगेटिंग वेव के नाम से जानते हैं। जबकि यहां पे क्या होता है? एनर्जी डज नॉट ट्रांसफर गेट ट्रांसफर्ड। ठीक है, एनर्जी, ठीक है, स्टेज विद इन बाउंड्रीज, विद इन बाउंड्रीज। ठीक है, तो ये दोनों वेव्स हैं, इनको अलग अलग हमें पढ़ना होता है। प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है कि आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा कि जैसे सपोज करो बच्चे, मैंने एक स्ट्रिंग पे एक पल्स क्रिएट की, एक जर्क दे करके। सपोज करो एक स्ट्रिंग है, मैंने यहाँ पे पल्स दी, ये एक पल्स यहाँ जा रही है। कुछ देर बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये पल्स यहाँ से यहाँ आ गई है, और कुछ देर बाद इसी की अगर आप फोटोग्राफ क्लिक करते हो तो वो पल्स आपको यहाँ आती हुई दिखाई देगी। तो जिसमें एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती दिखाई दे, उस तरह की वेव को हम कौन से नाम से जानते हैं? प्रोग्रेसिव वेव। लेकिन अगर एनर्जी किसी बाउंड्री के अंदर ही बंद होती है, तब उस तरह की वेव को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टेशनरी वेव। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपने अगर गिटार की स्ट्रिंग को देखा हो, तो उसका एक रिप्रेजेंटेशन में ड्रॉ करता हूं बेटा। सपोज करो कि ये दो रिजिड सपोर्ट्स हैं और इसके बीच में मैंने एक स्ट्रिंग को बांध दिया, एंड इट इज इन टेंशन, एंड नाउ आई प्लक दिस स्ट्रिंग एंड लीव इट। तो देखो क्या होता है कि ये ऐसे वाइब्रेट करने लग जाती है स्ट्रिंग, है ना? ये स्ट्रिंग ऊपर नीचे वाइब्रेट कर जाती है। एक एग्जांपल देता हूं, आपके घर में एक स्ट्रिंग होगी जिसपे आप कपड़े सुखाते हैं। यू मस्ट बी, यू नो, हैविंग अ स्ट्रिंग एट योर होम ऑन विच यू ड्राई योर क्लोथ्स, वेट क्लोथ्स। ठीक है, योर लॉन्ड्री। तो जस्ट गो एंड प्लग दैट स्ट्रिंग एंड लीव इट। What you will observe that the string starts to vibrate. You do not see the wave going in this direction or this direction. Actually, there the wave goes from one side, reflected from the other side, then reflected from this side, and the resultant is only a vibration which is visible. क्योंकि इसकी एनर्जी यहां से बाहर नहीं जा पा रही, इसी दोनों एंड्स के बीच में ही रह गई, इसीलिए इस तरह की वेव का नाम क्या होता है बेटा? स्टेशनरी वेव होता है। ठीक है, तो मैं अब आपके साथ डिस्कस करूंगा कि भाई एक स्टेशनरी वेव के साथ क्या क्या खास बातें होती, सॉरी, प्रोपगेटिंग वेव के साथ या फिर प्रोग्रेसिव वेव के साथ क्या खास बातें होती हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। ओके, these waves propagate in the forward direction of medium with a finite velocity. Wave velocity की के equal velocity के साथ ये आगे की तरफ बढ़ते हैं, and obviously this velocity depends on the medium, depends on medium। सीधी बात है बच्चे, ये मीडियम पर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग अगर एक मीडियम है, हमारा स्ट्रिंग वेव की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर वेव की वेलोसिटी अलग होगी। अगर वाटर वेव की बात कर रहे हैं, वहां स्पीड अलग होगी। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। अगर वही स्ट्रिंग, अगर प्लास्टिक की स्ट्रिंग है, देन द वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। इफ दैट स्ट्रिंग इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, सपोज एल्यूमिनियम वायर है, वहां पे वेव की स्पीड कुछ और होगी। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द इलास्टिक एंड इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टीज पे? मीडियम के इलास्टिक एंड इनर्शियल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ inertial properties, elastic and inertial properties of the medium पर speed of wave depend करती है।
ठीक है, एक प्रोग्रेसिव वेव की अगर मैं बात करूं बच्चे, ठीक है, एक प्रोग्रेसिव वेव की अगर मैं बात करूं तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो भी मैं यहां पे समझा देता हूं बेटा। इक्वेशन ऑफ वेव का मतलब क्या होता है, इक्वेशन ऑफ वेव, वेव क्या होता है यहां पे वो मैं समझाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। आपको वेव का जो डायग्राम है या जो वेव फॉर्म है, ठीक है, जो फोटोग्राफ है, जैसे सपोज करो बच्चे हमारे सामने एक वेव आई ऐसी, ठीक है, और कुछ सेकंड बाद ये वेव ऐसी दिखाई दे रही है, तो क्या देखा आपने कि वेव ये शिफ्ट हो गई। सपोज करो बच्चे यहीं पे ओरिजिन था, ओरिजिन था, पहले ओरिजिन से इतनी दूरी पे और फिर ओरिजिन से इतनी दूरी पे है। ये सपोज करो t1 टाइम पे है और ये t2 टाइम पर आपको ये वेव की फोटोग्राफ दिखी। तो इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन ही वेव की इक्वेशन होती है, ठीक है। और प्रोग्रेसिव वेव की जो इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरह से लिखी जाती है, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड पोजीशन, ठीक है। वेव इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाती है बच्चे, यहां पर y इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड x। टाइम क्या बताता है कि किस इंस्टेंट पर, ठीक है, कैसी दिखेगी वेव, और x जो है वो बताता है कि किस पार्टिकल की बात हो रही है। जैसे मैंने बोला ये x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल है, वैसे ही x इज इक्वल टू 1 वाला पार्टिकल, x इज इक्वल टू 2 वाला पार्टिकल यहाँ, x इज इक्वल टू 3 वाला पार्टिकल यहाँ, x इज इक्वल टू 4 वाला पार्टिकल ऊपर। तो अलग अलग मीडियम के अंदर हर पार्टिकल की पोजीशन को बताने वाली इक्वेशन ही क्या कहलाती है, वेव इक्वेशन। जहां पे y क्या है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक, ऑफ द मीडियम एट पोजीशन x एट टाइम t। क्लियर हो गई, ये एक्चुअली क्या है, कर्व की इक्वेशन होती है फॉर अ गिवन इंस्टेंट, ठीक। तो x की वैल्यू अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग पोजीशन ऑफ पार्टिकल यहां पर बता देता है, ठीक है। अगर एक प्रोग्रेसिव वेव की बात करूं तो वो कुछ ऐसा होता है, देखो इस फॉर्म में लिखी जाती है, y इज इक्वल टू एफ, ठीक है, ए एक्स प्लस माइनस बी टी, ठीक है। हमेशा आपको वेव की इक्वेशन में ऐसा दिखाई देगा कि x और टाइम दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से लीनियर इक्वेशन फॉर्म करते हैं। यहां पर x का कुछ कोफिशिएंट होता है और टाइम का भी कुछ कोफिशिएंट यहां पर होता है, ठीक है। तो अगर इस वेव की बात करूं बेटा तो देखो ये वेव जा रही है, अलग अलग इंस्टेंट पर जो डायग्राम होगा वेव का वो अलग अलग होगा, और उसी हिसाब से अलग अलग टाइम पर इक्वेशन ऑफ वेव भी डिफरेंट होगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपके सामने। जैसे सपोज करो बेटा मैंने y इज इक्वल टू ऐसा बोला 2/2 प्लस, ठीक है, 2x प्लस 3t का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पल्स। ये इस तरह की कुछ इक्वेशन ये इस तरह का कुछ डायग्राम ड्रॉ करके बताएगा आपको, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर यहां है, t इज इक्वल टू 1 पे कहीं और दिखाई देगी, t इज इक्वल टू 2 पे कहीं और दिखाई देगी। मतलब अगर ऐसा है कि t इज इक्वल टू 0 पे ये यहां है, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर ये हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा शिफ्ट हो गई हो अपनी जगह से और ये थोड़ा सा लेफ्ट डायरेक्शन में दिखाई दे, ठीक है। कोई दूसरी इक्वेशन होगी, हो सकता है वो t इज इक्वल टू 1 पे उधर शिफ्ट हो जाए। इस तरह से t की वैल्यू जैसे ही आप पुट करते हो एक कंप्लीट कर्व की इक्वेशन आपके सामने आ जाती है, उसको ड्रॉ करने पे हमें वेव की फोटोग्राफ वहां पर मिल जाती है, ठीक है। तो मैं आगे बताता हूं कि देखो एनर्जी एंड मोमेंटम आर ट्रांसमिटेड इन प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव विदाउट एक्चुअल ट्रांसमिशन ऑफ द पार्टिकल। यहां पर बच्चे देखिए एनर्जी आगे जा रही है, मोमेंटम आगे जा रहा है, बट पार्टिकल्स अपनी जगह पे वही हैं। अगर ओरिजिनली ये वाली स्ट्रिंग का डायग्राम हम बना रहे हैं तो ये स्ट्रिंग ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रही है, एक्चुअली आपको पता भी नहीं चल रहा, ठीक है। ये वाला पार्टिकल कभी यहां से यहां ऊपर जाता है, यहां से यहां नीचे जाता है, बट आगे शिफ्ट नहीं होता।
देखने में ऐसा लगता है कि पार्टिकल आगे जा रहा है, बट एक्चुअली द पार्टिकल इज जस्ट वाइब्रेटिंग, अगर ट्रांसवर्स वेव है तो। और लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो हमारी बात हुई थी ऐसे ऐसे ट्रांसफर मतलब वाइब्रेट करता है। ओके, तो आगे चलता हूं मैं। इन प्रोग्रेसिव वेव इक्वल चेंजेस इन प्रेशर एंड डेंसिटी अकर्स एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, अलग अलग जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई प्रेशर और डेंसिटी डिफरेंट है, बट सेम फेस वाली जगहों पर सेम डेंसिटीज और प्रेशर आपको देखने को मिलते हैं। ये साउंड वेव की बात हो गई। ठीक है, अच्छा, वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव फंक्शन, उस इक्वेशन के दूसरे फॉर्म्स को हम समझते हैं। जो सबसे कॉमन फॉर्म हमारे सामने आता है इस लेवल पे, क्लास 11th के लेवल पे बच्चे, वो आता है साइनूसॉइडल वेव इक्वेशन, है ना। ये क्या होता है, एक वेव इक्वेशन होता है जिसमें साइन फंक्शन हमको देखने को मिलता है, एंड दिस कंप्लीट फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड एक्स बोथ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बच्चा ये एक्चुअली क्या बताता है हमें, हर पोजीशन पर, हर x की वैल्यू पर रखे हुए पार्टिकल की y डिस्प्लेसमेंट बताई जा रही है। तो ये जो y है, ध्यान से देखिए, ये y क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, जैसे सपोज करो बच्चे, एक वेव है, वो इस मीडियम में जाना चाहती है। यहां पे हम ओरिजिन मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू कुछ डिस्टेंस, सपोज करो 1, ये x इज इक्वल टू 2, ये x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अलग अलग पोजीशंस हो गए, उन सारी पोजीशंस की वैल्यू को ऐसे बताता है ये। समझ आ रहा है, ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 वाला ऊपर है, x इज इक्वल टू 2 वाला नीचे है, x इज इक्वल टू 3 वाला ऊपर है, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये वेव जो है, जब टाइम को फिक्स करते हैं तो एक इक्वेशन मिलती है हमको, टाइम को फिर से चेंज करो दूसरी इक्वेशन मिलेगी, उसका डायग्राम हो सकता है कुछ ऐसा दिखाई दे आपको। समझ आया, तो इसका मतलब क्या है, टाइम की वैल्यू को चेंज करते जाओगे, आपको जो डायग्राम का इक्वेशन है बच्चे, वो भी लगातार हमें चेंज होता हुआ मिल जाता है। तो आगे सारी क्वांटिटीज को इस इक्वेशन में मैं समझाता हूं और उन पर थोड़ी सी डिटेल में बात भी करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो इक्वेशन ऑफ वेव किस पे डिपेंड करेगी, टाइम और एक्स पे। और मेरी बात हुई थी कि अगर प्रोग्रेसिव वेव है बच्चों, तो टाइम और एक्स दोनों ही एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ही एक दूसरे के साथ आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाए या टी के ऊपर कुछ पावर लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। टाइम और एक्स दोनों के ऊपर पावर क्या होगा बेटा, 1 होगा जब भी ये अपीयर करेंगे इक्वेशन के अंदर। अच्छा भाई, यहाँ पे जो ए आप देख रहे हो, दिस ए इज एक्चुअली एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव का मतलब होता है बच्चों कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इन द मीडियम व्हेन द वेव इज ट्रैवलिंग थ्रू दैट मीडियम। मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की, जैसे अगर ये स्ट्रिंग थी और जब इसमें से वेव जा रही है, तो किसी इंस्टेंट पर आपने फोटोग्राफ ड्रॉ करी और ये स्ट्रिंग ऐसे दिख रही है, सपोज करो। तो इस पार्टिकल के लिए अगर मैं देखूं बच्चे, तो ये अपनी ओरिजिनल जगह से कुछ ऊपर गया है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो हो सकती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ये वाला पार्टिकल आप देखोगे अपनी ओरिजिनल पोजीशन से काफी नीचे है, ये डिस्टेंस भी हमेशा एम्पलीट्यूड ही होगी। ठीक, ओमेगा यहाँ पे क्या कहलाता है बच्चे, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और के यहाँ पे क्या कहलाता है, प्रोपगेशन कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर भी कह देते हैं इसको। के को हम लोग और क्या कह देते हैं बेटा, एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर, इस बात को मैं थोड़ी देर में अभी डिटेल में जाऊंगा। इन सब क्वांटिटीज का मतलब क्या है, यहाँ पे टाइम क्या है, टाइम एट विच यू वांट टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द वेव, और एक्स क्या है बेटा, डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम ओरिजिन। ठीक, टी क्या है, इंस्टेंटेनियस टाइम है जहां पर हम बात कर रहे हैं। वी यहाँ पे दिख नहीं रहा, लैम्डा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इस पे मैं आगे चलता हूं। देखो, k की जो वैल्यू होती है बेटा, वो होती है 2 पाई बाई लैम्डा, और ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई बाई टी।
2π/t। यहाँ पे t क्या है? टाइम पीरियड, जितनी देर में एक वेव कंप्लीट होती है या फिर एक पार्टिकल पूरा वाइब्रेशन कर लेता है, उसे हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। कभी कभी क्या हो सकता है, ओमेगा को क्या लिखना है हमें? 2π/t, और k को हमें क्या लिखना है? 2π/λ। 2π को कॉमन निकाल दो तो ये भी एक फॉर्म देखने को मिलता है, स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्डा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। जैसे ये एक और फॉर्म हो गया 2π/λ vt माइनस x। ठीक है, इस बात को भी हम थोड़ी देर में समझते हैं। देखिए 2π/λ और ये v इंटू टी, v हमारे लिए क्या होता है याद करो? v इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? f इंटू लैम्डा, है ना? या फिर हमने याद किया था बेटा क्या होता है? लैम्डा बाई टाइम पीरियड। तो ऊपर नीचे अगर मैं यहां पर लैम्डा मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इस इक्वेशन में ऊपर नीचे लैम्डा मल्टीप्लाई कर दूं तो लैम्डा बाई टी क्या बन जाएगा? वेलोसिटी, और एक लैम्डा नीचे बच जाएगा, ये आ गया। ठीक है, और यहां पर भी लैम्डा कॉमन निकाल लो तो x बच जाएगा। बस सीधी सी बात है, ये भी कोई बड़ी इक्वेशन नहीं है यहाँ पर, इसको भी आप समझ सकते हैं। मैं एक बार डिराइव करके आपको दिखा देता हूं। ये इक्वेशन क्या बोलती है बेटा हमें? 2π/t माइनस x/λ। मैंने कहा आगे वाले टर्म में ऊपर और नीचे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? 2π/λ तो कॉमन निकाल लिया मैंने। लैम्डा बाई टी को वेलोसिटी बोल सकते हैं। लैम्डा यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस मूव्ड इन वन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, तो ये स्पीड हो जाएगी। ठीक है, v इंटू टी, ये जो पार्ट आप देख रहे हो बच्चे, इसको वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो v इंटू टी, और यहां से लैम्डा बाहर चला गया तो vt माइनस एक्स आ गया। तो 2π/λ vt माइनस एक्स, इतने पार्ट को लिखा जा सकता है। ये डिफरेंट फॉर्म्स हो गए सेम इक्वेशन के। अच्छा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस यूज में ये चीजें आती है। देखिए, जैसे सपोज करो बच्चों आपके सामने एक इक्वेशन आई y इज इक्वल टू सपोज करो बच्चों हमारे सामने एक इक्वेशन लिखी है 4 साइन 2πt माइनस π/4x। ऐसी एक इक्वेशन हमारे सामने बच्चों आई है। ठीक है, और हमने देख रखा है कि बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है? a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, यहां पे हम कंपेयर करें तो हमें ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा क्या होता है बेटा? इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी 2π इंटू एफ। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2πf। ठीक, और कंपैरिजन से इस इक्वेशन से ये 2π है, तो बच्चे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी? 1। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई तो हमें पता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f होता है, हमने देख रखा है ये बेसिक्स में। तो यहां से हमें पता चला बच्चे कि ये भी 1 हो जाएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ दिस वेव इज 1 सेकेंड। सिमिलरली k क्या सीखा हमने? एंगुलर वेव नंबर या फिर प्रोपगेशन कांस्टेंट। k की वैल्यू होती है बच्चे 2π/λ। ठीक है, और यहां से एक्चुअल जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू वो क्या है? π/4 है। ठीक है, तो इस जगह से प्रोपगेशन कांस्टेंट से हम लैम्डा की वैल्यू कभी भी निकाल सकते हैं। देखिए पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा बेटा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर। तो वेव लेंथ की वैल्यू भी हमने यहां से निकाल ली। आपसे पूछा जाए भाई कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर एम्पलीट्यूड की वैल्यू बिल्कुल बाहर चिपकी होती है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 4 मीटर। तो फॉर एनी गिवन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड यू कैन फाइंड एवरी क्वांटिटी रिलेटेड टू दैट वेव। कौन कौन सी क्वांटिटीज? जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको डायरेक्ट दिख जाएगी, 2π हो गई। k प्रोपगेशन कांस्टेंट π/4 हो गया हमारे लिए डायरेक्टली। वैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 2π इंटू एफ या 2π/t। वहां से कंपैरिजन करके फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकल गया हमारा। ठीक है, और दूसरी बात बेटा, ये k जो आप देख रहे हो,
प्रोपगेशन कांस्टेंट बोलते हैं। 2 पाई/लैम्डा इसका फॉर्मूला होता है, और वैसे ये पाई/4 है। इनको कंपेयर करके लैम्डा की वैल्यू यानी वेव लेंथ, एक पूरी वेव की जो कंप्लीट लेंथ होगी वो यहाँ पे क्या होगी बच्चे, वो हमें पता चल जाती है। ठीक है, वापस चलते हैं, हम लोग यहां पर आ चुके हैं। देखिए, तो इन सभी क्वांटिटीज को जो इस वेव की इक्वेशन में आपको दिख रही है, इनको जल्दी से एक बार हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे y इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, ये सारे सेम इक्वेशन के फॉर्म हैं, इनसे हमें डरना नहीं है। ठीक है, अच्छा, फ्रीक्वेंसी आपने देख रखा है बच्चों, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, n, या फिर इसको कभी कभी मैंने बताया कि f भी यूज कर लेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारे लिए क्या हो गई, f। तो अगर उसमें 2 पाई का मल्टीप्लाई कर लो तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाती है 2 पाई f। ठीक है, वैसे ही वेव नंबर क्या हुआ करेगा। ठीक है, वेव नंबर वो होता है, यहां पे है नहीं, वेव नंबर की वैल्यू होती है बेटा, यहां पे ऐड कर देता हूं मैं, न्यू बार, इसको बोलते हैं वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर की वैल्यू होती है 1/लैम्डा, और इसमें 2 पाई का मल्टीप्लाई कर दो तो हमें प्रोपगेशन कांस्टेंट मिल जाता है 2 पाई/लैम्डा, इसको प्रोपगेशन कांस्टेंट बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी आपको पता है बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/टाइम पीरियड, ये बात हो गई। टाइम पीरियड आपको पता है, वेव लेंथ आपको पता है। वेव वेलोसिटी क्या होती है, वेव वेलोसिटी के लिए हम लिखते हैं वेव लेंथ अपॉन टाइम पीरियड, या फिर f इंटू लैम्डा। ठीक है, इन सारी क्वांटिटीज को जल्दी से एक बार हम फिजिकली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, इफ द साइन, इस वेव को समझने के बाद आप उस वेव की इक्वेशन में से कौन कौन सी क्वांटिटीज या कौन कौन सी बातें इन्फर कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं इस वेव से रिलेटेड। क्या है, इफ द साइन बिटवीन t एंड x टर्म्स इज नेगेटिव, ठीक है, देन द वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। पॉजिटिव x एक्सिस कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे बच्चे हमारे पास y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा है, या फिर ऐसा लिखा हुआ है ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इन दोनों x और t वाले टर्म्स के बीच में अगर एक साइन लगा हुआ है, कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, दोनों ऑपोजिट साइन के हैं, ये पॉजिटिव साइन और ये नेगेटिव, या ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इस केस में वेव जो है आपको किधर जाती हुई दिखाई देगी, राइट डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देती है। ठीक है, मतलब अगर वेव ऐसी जा रही है तो फोटोग्राफ तो आपको बिल्कुल हर वेव की देखने में ऐसे ही दिखेगी, बट ये थोड़ी देर बाद देखोगे उधर शिफ्ट हो चुकी होगी। ठीक है, वैसे ही इफ द साइन इज पॉजिटिव देन द वेव मूव्स इन नेगेटिव x डायरेक्शन। इस बात को भी समझना, अगर ऑपोजिट साइन के हैं तो पॉजिटिव x में जाती है, लेकिन अगर y इज इक्वल टू कुछ ऐसा दिखाई दे आपको, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, मतलब दोनों का साइन बेटा क्या है, सेम है, इन दैट केस, ठीक है, द वेव ट्रेवल्स इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन मतलब वेव इधर जा रही होगी, ये बात समझ लीजिए आप। ठीक है, बिल्कुल से ध्यान में रखिए इस बात को कि आपको बस साइन चेक करना है। ठीक है, साइन फंक्शन के अंदर दो टर्म्स मिलेंगे आपको, एक टाइम का फंक्शन, टाइम का टर्म होगा, एक एक्स का टर्म होगा। दोनों के कोएफिशिएंट्स का साइन देखो, अगर ऑपोजिट साइन है, एक प्लस एक माइनस, तो वेव किधर चलेगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। और अगर सेम साइन दिख रहा है बेटा तो वेव किधर जाएगी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वेव जाती है। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ साइन और कॉस सॉरी इज द फेज। देखो, ये बात ध्यान मत दीजिए, कोएफिशिएंट नहीं, हमें किसकी बात करनी है, आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन और कॉस फंक्शन। मतलब ये जो अंदर वाली चीज देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेज बोलते हैं। ठीक है, अंदर वाली क्वांटिटी जो है उस पूरी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं।
एंड द कोएफिशिएंट ऑफ टाइम गिव्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हमने देखा था बेटा कि अंदर क्या था, ओमेगा टी माइनस के एक्स, टाइम के साथ जो भी चिपका हुआ होगा वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी के साथ अगर 2 पाई को मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपको ओमेगा की वैल्यू मिलती है। इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 2 पाई एन या फिर 2 पाई बाई टी या फिर v इंटू के। अच्छा, द कोएफिशिएंट ऑफ x गिव्स द प्रोपगेशन कांस्टेंट और एंगुलर वेव नंबर। ठीक है, एंगुलर वेव नंबर k की जो वैल्यू होती है बेटा, जैसे हमने देखा था फेज के पूरी वैल्यू क्या थी, ओमेगा टी माइनस के एक्स, बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। x के साथ जो चिपका हुआ होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोपगेशन कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर। ध्यान दीजिएगा, ये होता है 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, इसको बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। तो इसकी जो भी वैल्यू होगी उसके हिसाब से आप कंपैरिजन करके लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा या फिर ओमेगा बाई v। देखिए, द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ t टू दैट ऑफ x गिव्स वेव और फेज वेलोसिटी। अगर आपके सामने एक वेव इक्वेशन है बच्चों, तो उसकी स्पीड लिखने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, स्पीड ऑफ वेव vw सीधे सीधे क्या लिख सकते हो बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x आपको क्या दे देगा बच्चों, वेव की स्पीड दे देगा। इस बात को भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे सामने फेज ऐसा था कुछ, ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो बच्चे देखो t का कोएफिशिएंट क्या हो गया बेटा, यहाँ पे ओमेगा हो गया, और x का कोएफिशिएंट क्या हो गया, k हो गया। ये होना चाहिए v। चेक कर लेते हैं बेटा। देखो, ओमेगा हमारे लिए क्या होता है, न्यूमरेटर में ओमेगा है, मतलब वो क्या होता है 2 पाई बाई टी, है ना, और k क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो ये लैम्डा ऊपर भेज देता हूं मैं, 2 पाई कैंसिल हो गया, ये आया लैम्डा बाई टी। वेव लेंथ मतलब डिस्टेंस हो गई और t मतलब टाइम हो गया, तो ये ऑब्वियसली वेव की वेलोसिटी है। तो किसी भी गिवन वेव में अगर आपको कोएफिशिएंट ऑफ t और कोएफिशिएंट ऑफ x देखने को मिल रहा है, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ t ऊपर लाएंगे और कोएफिशिएंट ऑफ x नीचे लाएंगे। रेशियो जो है वो आपको वेव की स्पीड दे देगा। बिल्कुल सीधी सी बात है बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। स्पीड है तो इसलिए आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी बेटा साइन के लिए। देखो, जैसे सपोज करो बच्चे हमारे पास y इज इक्वल टू, सपोज करो a साइन पाई टी माइनस पाई बाई 4x, ऐसी एक वेव की इक्वेशन है बच्चों हमारे पास, और मुझे इसमें से वेव की स्पीड को कैलकुलेट करना है। तो मैंने बोला कि वेव की स्पीड vw हमने कैसे सीखी है, कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, है ना, यही हमने सीखा है बेटा। क्योंकि ये स्पीड है, मैंने बोला कि ये वेलोसिटी नहीं, ये स्पीड है, तो आप साइन का ध्यान मत देना। कोएफिशिएंट के पास प्लस है या माइनस है इस बात को भूलते हुए बस कोएफिशिएंट चिपकाने हैं। तो या पे क्या होगा बेटा, t का कोएफिशिएंट यहां सीधा सीधा क्या मिला हमें, पाई, पाई को रख दिया, और x का कोएफिशिएंट क्या मिला मुझे, पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 को रखने के बाद मुझे 4 मिल जाता है मीटर पर सेकेंड, अगर ऐसा यूनिट में रख दूं। तो वेव की स्पीड कितनी होगी बच्चे, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो हमारे पास एक सिंपल सी वेव की इक्वेशन है, सपोज करो 2 अपॉन 1 प्लस 2x माइनस 3t का स्क्वायर, ऐसी एक वेव की इक्वेशन आती है। ये पूरी एक वेव नहीं है, एक्चुअली पल्स की इक्वेशन होती है। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है हमें।
ठीक है। इसकी भी कुछ स्पीड होगी VW, तो वो VW कैसे निकालेंगे वो दिखाता हूं मैं। फिर से वही बात करनी है, VW लिखने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ T अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ X। तो बच्चे कोएफिशिएंट ऑफ T आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे वैसे तो -3 है, लेकिन स्पीड के लिए आपको ये माइनस निग्लेक्ट कर देना है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ T हमारे लिए क्या हुआ बच्चे 3, और कोएफिशिएंट ऑफ X हमारे लिए क्या हुआ 2। तो ये आ जाएगा 3/2 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे कि ये 1 सेकेंड बाद यही पल्स आपको यहां पे दिखाई देगी। कितना दूर जा चुकी होगी 1 सेकेंड के बाद? ये 3/2 मीटर्स। कितने समय में? 1 सेकेंड में। ठीक है, वेव की स्पीड का ये मतलब होता है, जितनी डिस्टेंस कोई पल्स 1 सेकेंड में चली जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? वेव की स्पीड। वापस चलते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया है कि भाई स्पीड ऑफ वेव कैसे निकालेंगे। अब मैं आगे चलता हूं, देखो स्पीड ऑफ वेव क्या हो जाएगा हमारे जनरल केस में, क्योंकि आर्ग्यूमेंट क्या होता है ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। तो टी का कोफिशिएंट ओमेगा और एक्स का कोफिशिएंट के, तो ओमेगा बाई के ही हमारे लिए स्पीड की वैल्यू हुआ करेगी एक जनरल इक्वेशन के अंदर। अच्छा, अगर वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब वहां पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारी बात हुई थी बेटा फ्रीक्वेंसी इज अ फंक्शन ऑफ, मतलब किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ सोर्स पे। तो जैसे बच्चों सपोज करो हमारे पास एक बाउंड्री थी, इस बाउंड्री के लेफ्ट साइड में एयर और राइट साइड में ग्लास मीडियम है, ठीक है। और लाइट वेव मान लो यहां से आती है और रिफ्रैक्ट होके ऐसे चली जाती है, ठीक है बच्चे। तो आपको मैं बता दूं, अगर उस लाइट की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एफ नॉट है तो यहाँ पे भी उसकी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट ही होगी, लेकिन हो सकता है यहाँ पे वेव लेंथ λ1 और स्पीड v1, यहाँ पे वेव लेंथ λ2 और स्पीड v2 हो। मतलब वेवलेंथ और स्पीड दोनों ही चेंज हो जाती हैं, बट बिल्कुल भी क्या चेंज नहीं होगा किसी वेव का? फ्रीक्वेंसी, अगर वो कहां से कहां जाती है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, ठीक है। हमने क्या देखा था बेटा? वेव की स्पीड VW इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियम इंडिपेंडेंट है तो फिर सीधी बात है कि लैम्डा इंक्रीज होगा तो स्पीड इंक्रीज होगी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि स्पीड इंक्रीज होगी तो लैम्डा भी इंक्रीज हो जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो एक वेव से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, बट फ्रीक्वेंसी की कभी चिंता मत करना, उस वेव की फ्रीक्वेंसी दूसरे मीडियम में जाने पर कभी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट बात क्या है बेटा? हमने यही इक्वेशन अभी देखी, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा भी लिख देते हैं हम लोग और एन लैम्डा भी दे देते हैं, है ना। क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो v प्रोपोर्शनल टू लैम्डा या लैम्डा प्रोपोर्शनल टू v हो जाएगा। तो जिस मीडियम में स्पीड ऑफ वेव ज्यादा होगी वहां पर लैम्डा भी आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। एक एग्जांपल दिखाता हूं। सपोज करो बच्चे ये एयर है और ये ग्लास है, तो प्रैक्टिकली क्या होगा समझना। सपोज करो बच्चे यहाँ पे एक लाइट वेव है जिसकी वेव ऐसी दिखती है, उधर जाने पर क्योंकि स्पीड कम हो जाएगी, बात को समझिएगा, क्योंकि ग्लास एक डेंसर मीडियम है और ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ वेव कम हो जाती है। स्पीड कम होने से क्या होगा? उसकी वेवलेंथ हो सकता है कि कम हो जाए, ये डिफरेंस आएगा। फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, मतलब अगर 1 सेकंड में यहां 10 वेव बनती है वहां भी 1 सेकंड में 10 वेव ही बनेंगी, बट बच्चे ध्यान देना है कि क्योंकि डिस्टेंस कम जा रही है, वो यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस जा पा रही थी एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में, तो यहाँ पे ज्यादा फैली हुई वेव दिखती है और यहाँ पे वही वेव का जो फॉर्म है वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो स्पीड और वेवलेंथ का ये रिलेशन है। अगर एक वेव की
की स्पीड आपको v1, दूसरी की v2 दी है, तो उसकी वेवलेंथ भी उसी हिसाब से होगी, अज्यूमिंग कि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, अलग अलग मीडियम के लिए। देखो सम टर्म्स रिलेटेड टू प्रोग्रेसिव वेव, जिन टर्म्स को हमने देखा है उसको एक बार थ्योरेटिकली स्टेटमेंट के फॉर्म में भी देख लेते हैं। कभी अगर आपसे स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो भी ध्यान में रहना चाहिए। वेव नंबर क्या होगा? नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ इज डिफाइंड एज द वेव नंबर। जैसे सपोज करो बच्चे की ये वेव जा रही है और मैंने देखा कि भाई स्केल पर इतनी दूर में 1 मीटर आ चुका है, 1 मीटर। तो यहाँ पर कितनी वेव आ गई है? एक वेव, ये दूसरी वेव, ये लगभग तीसरी वेव। तो वेव नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। करना कुछ भी नहीं है, एक वेवलेंथ मतलब ये जो लेंथ है लैम्डा, इससे 1 मीटर को डिवाइड कर दो। 1 मीटर के अंदर जितनी वेव फिट हो जाती है वही क्या कहलाता है? वेव नंबर। वेव नंबर के लिए देखो n बार लिखा हुआ है या न्यू बार भी कभी कभी लिख देते हैं, तो न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई मतलब 1 मीटर डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ 1 वेव इन मीटर, तो 1 बाई लैम्डा, ये वेव नंबर हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, वेव नंबर क्या है? 1 मीटर लेंथ में आने वाली वेव्स की काउंट। ठीक, यूनिट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई लैम्डा है तो मीटर इनवर्स, डायमेंशन L टू द पावर -1 देख लिया। आगे चलते हैं। प्रोपगेशन कांस्टेंट, जिसको कि मैंने किस और नाम से आपको पहचान करवाई थी? एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर k इज इक्वल टू, एक्चुअली क्या होता है, वेव नंबर के साथ जब हम 2 पाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेव नंबर हमने क्या सीख रखा है बच्चे? 1 बाई लैम्डा। उसमें अगर मैं 2 पाई को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमें कौन सी क्वांटिटी मिलती है? एंगुलर वेव नंबर। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपने देख रखा है कि ये x के कोफिशिएंट में आता है ना? वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी? a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये x के साथ आ रहा है बच्चे, है ना? क्या हो जाएगा? फेज डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। k की क्या वैल्यू भी हो जाएगी बेटा? फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। इस बात को थोड़ा सा हम लोग बाद में समझेंगे। ठीक है, k का वैल्यू वैसे क्या भी हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेव वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख दें तो ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय वेव वेलोसिटी। ये कहां से आया होगा बेटा? हमने देखा था कि v ऑफ वेव होती है बच्चे क्या? कोएफिशिएंट ऑफ t मतलब ओमेगा डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब k। तो k की वैल्यू यहां से क्या आ सकती है बच्चे? k की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी यहाँ पर? ओमेगा बाई वी डब्ल्यू। बहुत सिंपल सी बात है ये। ठीक है, k की वैल्यू और भी क्या होती है? 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, वेव वेलोसिटी हमने देख रखा है बेटा, वो क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ वेव, ठीक है, इन यूनिट टाइम, द वेलोसिटी विथ विच क्रेस्ट एंड ट्रव्स और कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन ट्रेवल इन अ मीडियम इज डिफाइंड एज वेव वेलोसिटी। जिस स्पीड से आपको वो क्रेस्ट या ट्रफ आगे जाते हुए दिखाई देते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चे? वी डब्ल्यू, है ना? इसके लिए भी रिलेशन हमने देख ही ली है। आगे चलते हैं, फेज और फेज डिफरेंस क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। जैसे बच्चे हमारे सामने एक इक्वेशन लिखी है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये पहली वेव है। और दूसरी वेव सपोज करो y2 इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 3 लिखा हुआ है बच्चे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एंगल भी लिखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों वेव को देखो तो इनके जो फेजेस हैं उनको ध्यान से हम देखते हैं बेटा। इसका फेज क्या हो जाएगा? ऊपर वाली वेव का,
ऊपर वाले फेज का जो वैल्यू है वो है ओमेगा टी माइनस के एक्स, और नीचे वाले वेव का जो कंप्लीट फेज है वो कितना है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 3। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ऑब्वियसली हमें क्या कहलाता है, फेज डिफरेंस। ये सपोज करो अगर फेज फाई 1 है, ये फेज फाई 2 है, तो हमारे लिए फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1, है ना, वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, पाई बाई 3। ठीक है, तो दो इक्वेशंस को कंपेयर करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा बेटा कि इन दोनों के जो फंक्शंस हैं वो या तो साइन साइन, दोनों साइन साइन में हो, या दोनों कॉस कॉस के टर्म्स में ही इक्वेशन लिखी हुई हो, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे बच्चों। तो जो एक्स्ट्रा एंगल यहाँ पे दिखता है वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। और ये साइन के अंदर जो भी क्वांटिटी हमें बेटा लिखी हुई दिखती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फेज। ठीक है, तो फेज ऑफ द वेव इज गिवन बाय द आर्ग्यूमेंट ऑफ, आर्ग्यूमेंट मतलब वो जो भी ब्रैकेट में हमारे साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन के अंदर लिखा हुआ होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन एंड कॉस फंक्शन इन द इक्वेशन ऑफ वेव। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। ठीक है, वो एक्स और टी के टर्म्स में जनरली हमें देखने को मिलता है, ऐसे लिखा हो सकता है या फिर पूरा पूरा ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा हुआ हो सकता है, या है ना, या फिर कैसे लिखा हुआ हो सकता है, 2 पाई बाई टी, कैपिटल टी हो गया, माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स, प्लस और भी कुछ लिखा हुआ हो सकता है। तो ये सब जो भी साइन के आर्ग्यूमेंट या कॉस के आर्ग्यूमेंट के अंदर आता है बच्चे, इसी को हम क्या बोलते हैं, फेज। और जनरली फेज को हम लोग फाई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों वेव से अभी तक जो भी हमने सीखा है उसको अप्लाई करके एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अ वेव रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशन y is equal to a sin 10 pi x plus 15 pi t plus pi by 3, where x is in meter, ध्यान देना x is in meter and t is in second। ठीक है, द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स, और यहाँ पे चार ऑप्शन है हमारे सामने। यहाँ पे मेनली देखियो, अगर ऑप्शन देखूंगा, वेव ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो डायरेक्शन की बात हुई है, वेलोसिटी की बात हुई है, और वेव लेंथ की बात हमारे सामने आई है। चेक कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले याद करो डायरेक्शन देखने की क्या बात हुई थी। ध्यान से याद कीजिए कि अगर दोनों t और x के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका साइन पॉजिटिव होता है, सेम होता है, तो नेगेटिव x, और अगर ऑपोजिट साइन है तो पॉजिटिव x में जाती है। यहां ध्यान से देखो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन मुझे यहां देखने को मिल रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन यहां देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव एक्स वाले दो ऑप्शन तो पहले ही मैं इनको काट देता हूं बच्चों। अब बात आई वेलोसिटी की। ठीक है, वेलोसिटी और वेवलेंथ दोनों चेक करना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। देखते हैं, वेलोसिटी के लिए हमने देखा था VW इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ टी अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये 15 पाई आ रहा है बेटा, 15 पाई, और x का कोएफिशिएंट आ रहा है 10 पाई। ठीक है, पाई पाई कैंसिल हो गया बेटा, ये 3/2 यानी 1.5 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी सही हो चुका है। ठीक है, तो इसके सही होने के बाद बच्चे हम क्या कह सकते हैं कि भाई ऑप्शन 2 तो करेक्ट है। एक बार वेव लेंथ भी चेक कर लेते हैं बच्चों। वेव लेंथ के लिए हमने क्या देखा है कि t का जो कोएफिशिएंट होता है जिसको कि हम क्या लिखते हैं, ओमेगा, और जो x का कोएफिशिएंट होता है वो हमारे लिए क्या होता है, k होता है। तो ये जो k है इसको हम जानते हैं बच्चे, k क्या होता है हमारे लिए,
2 पाई बाई लैम्डा, और यहां पे उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 10 पाई। ठीक है, पाई पाई बच्चे यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू हमारे लिए क्या आ जाएगी 2 बाई 10 यानी कि 0.2। ठीक है, तो यार ये भी सही हो गया, वेवलेंथ ऑफ 0.2 मीटर। तो क्लियरली बच्चों ऑप्शन 3 भी यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस करेक्ट हुए। पहली बात तो कि वेव की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, क्योंकि दोनों के साइन बिल्कुल सेम है। दूसरी बात स्पीड की बात हुई, तो स्पीड के लिए हमने क्या देखा है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब 15 अपॉन 10, 3/2 आ जाएगा वो। और फिर लास्ट बात क्या है, वेवलेंथ, उसको मैंने यहां से के एक्स वाले टर्म में से के को निकाला और उसको 2 पाई बाई लैम्डा के साथ कंपेयर कर दिया। ठीक है, और हमें यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 0.2 मीटर, 20 सेंटीमीटर वेवलेंथ की ये वेव आगे की तरफ जा रही है, लेफ्ट डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, और उसकी स्पीड कितनी है 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बी और सी ऑप्शन, ऑप्शन 2 एंड 3 हमारे लिए सही हो गए, देखा हमने। आगे चलते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं हम लोग, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे ही है। देखिए क्या कहता है ये, द इक्वेशन ऑफ वेव ट्रैवलिंग इन अ सिंगल string can be written as y is equal to 3 cos pi ब्रैकेट में 100t माइनस x। इसकी वेवलेंथ हमें निकालने को कही गई है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, इसको और अच्छे से अगर मैं लिख दूं, ब्रैकेट में अंदर पाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए क्या आता है 3 cos 100 पाई t माइनस पाई x। ठीक है, ये जो पाई हमें यहाँ पे दिख रहा है बेटा, इसको अंदर भेज दिया जिससे मुझे क्लैरिटी आ पाए, और फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन भी लिख देता हूं, a cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे साइन भी आ सकता है और कॉस भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कॉस में है तो मैंने यहाँ कॉस लिख दिया स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर भी। ठीक है, हमें क्या पूछा गया है, वेव लेंथ के बारे में पूछा गया है। k की वैल्यू हमारे सामने क्या आ गई बेटा, पाई, कंपेयर करने पे सीधा सीधा। ठीक है, और दूसरी बात ये है किसके बराबर, 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर होता है। तो बच्चे लैम्डा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 2 मिल गई। तो यहाँ पे बच्चे हमारे लिए ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है कि भाई यूनिट क्या होगी, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे सेंटीमीटर को ही सही यूनिट लेकर के चल रहा हूँ। ठीक, तो हमारे लिए बच्चे क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर वेवलेंथ जो है उस वेव के लिए बिल्कुल सही हो चुकी है। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन,